जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे। जैसा कि हम लोग ग्रामीण विकास की क्लास में पढ़ रहे हैं और ग्रामीण विकास की क्लास में हम लोगों ने कल शुरू किया था पशुधन। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या शुरू किया था? पशुधन शुरू किया था। तो जो बच्चे लगातार देखते रहते हैं और लगातार पूरा देखते हैं वो ये समझ लीजिए कि अगर ग्रामीण विकास का पेपर होने वाला होगा, जब भी क्या कहते हैं लेखपाल का पेपर होगा, तो उसमें आप ग्रामीण विकास के कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आप छोड़ के आएंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण विकास के लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद 15 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के आते हैं। तो ग्रामीण विकास और यूपी स्पेशल आपको पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है, और लेखपाल के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी की भी क्लास चल रही है। कुछ दिन बाद सर हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। फिलहाल कल हम लोगों ने पशुधन के बारे में पढ़ा था। तो पशुधन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने कल जाना था। तो पशुधन क्या होता है ये बताइए, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो पशुधन क्या होता है? तो ऐसे पशु जिनको हम लाभ के लिए पालते हैं, ऐसे पशु जिनको हम लाभ के लिए पालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पशुधन कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पशुधन कहते हैं। तो जैसे गाय, भैंस, ठीक है, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कुत्ता, तो कुत्ता पशुधन नहीं है, कुत्ता पशुधन नहीं है। मैंने कल भी ये बात बताई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था गाय के नस्ल के बारे में, गाय के नस्लों के बारे में देखा था। तो गाय के नस्लों के बारे में जब हमने देखा था तो क्या था? साहिवाल हो गया, गिरी हो गया, जर्सी हो गया, थार पकर हो गया, ठीक है, अमृत महल हो गया। ये सभी के सभी हम लोग अभी क्या किए थे? गाय के नस्लों के बारे में देखे थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भारत का सबसे पहले रोबोटिक डेयरी केंद्र कहाँ पर खुला? भारत का सबसे पहला रोबोटिक डेयरी केंद्र कहाँ पर खुला? तो आप लोग कहेंगे सर मुंबई विरार में खुला, मुंबई के विरार में खुला। और फिर उसके बाद कब ये स्थापित कब किया गया? तो आप कहेंगे सर 2013 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? तो 2013 में स्थापित किया गया। किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे अमूल कंपनी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो अमूल कंपनी के द्वारा ये स्थापित किया गया। अब ये तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि देश का पहला मिलिट्री डेयरी कहाँ पर खोला गया? देश का पहला मिलिट्री डेयरी कहाँ पर खोला गया? तो आप कहेंगे सर प्रयागराज में खोला गया। कब खोला गया? तो 1 फरवरी 1889 को खोला गया। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग देखते हैं गायों के अनुसंधान के लिए पशु प्रजनन केंद्र जो हैं वो कितने हैं। ठीक है, कितने केंद्र हैं? पशु प्रजनन केंद्र कितने हैं? तो देश में कुल 7, ठीक है, क्या है? पशु प्रजनन केंद्र हैं। ठीक है, कितने हैं? तो 7 पशु प्रजनन केंद्र हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी के नाम और सभी के नाम बहुत ही बेहतरीन हैं। आप लोगों को इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसे याद करनी पड़ेगा। जैसे सूरतगढ़, ठीक है, सूरतगढ़ हो गया। फिर अलमाड़ी, अंदेश नगर, ठीक है, अलमाड़ी, अंदेश नगर, अलमाड़ी हो गया। फिर अंदेश नगर हो गया, सूरतगढ़ हो गया, ठीक है, हेसरघट्टा, धमरोड़, ठीक, क्या है? धमरोड़, हेसरघट्टा, धमरोड़, नाम भी अजीब अजीब है। ठीक है, चिपलीमा और सुनवेड़ा, क्या है? चिपलेमा और सुनवेड़ा। ठीक है, ये प्रजनन केंद्र के नाम है, ये प्रजनन केंद्र के नाम है। अब कहाँ पर है इस वाली बात को हम लोगों को जान लेनी है। ओके, कौन सी? कि ये कहाँ हैं? तो देखिए अंदेश नगर जो है ये आपके यूपी में है सबसे पहला। तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए कि अंदेश नगर जो है कहाँ पे है? तो अंदेश नगर है यूपी में। और हेसरघट्टा कहाँ पे है? तो हेसरघट्टा है कर्नाटक में। धमरोड़ कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, हेसरघट्टा कहाँ है? कर्नाटक में है। और धमरोड़ कहाँ है? तो धमरोड़ है गुजरात में। ठीक, धमरोड़ कहाँ है? तो धमरोड़ गुजरात में है।
चिपलेमा कहाँ है और सुनवेड़ा कहाँ है। चिपलेमा और सुनवेड़ा आपका है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में चिपलेमा और सुनवेड़ा आपका उड़ीसा में। 2 बच गया, सूरतगढ़ और अलमाड़ी। देखिए सूरतगढ़ है आपका राजस्थान, अलमाड़ी है तमिलनाडु में। सूरतगढ़ जो है आपका राजस्थान है और अलमाड़ी जो है ये कहाँ पे है, तो अलमाड़ी जो है ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। अलमाड़ी जो है ये कहाँ पे है आपका, तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तो अलमाड़ी है आपका तमिलनाडु में। ये बात आप लोगों को समझनी है, ये बात आप लोगों को समझनी है। क्या है, सूरतगढ़ राजस्थान, अलमाड़ी तमिलनाडु, अंदेश नगर यूपी, धमरोड़ गुजरात, हेसरगट्टा कर्नाटक, चिपलेमा और सुनवेड़ा कहाँ है, उड़ीसा। तो ये सभी के सभी आपके क्या हैं, पशु प्रजनन केंद्र हैं, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं, पशु प्रजनन केंद्र हैं। भारत में कुल कितने हैं, तो भारत में हैं 7। देखो कौन, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया और ये आपका 7 नंबर हो गया। कुल मिला के आपके कितने हो गए, तो कुल मिला के मेरे बच्चों कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। आप 7 हो गए। आज आप लोग का स्वतंत्रता दिवस भी है, तो स्वतंत्रता दिवस अगर है भाई तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि आप लोग एकदम स्वतंत्र होकर पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आप लोग सफलता हासिल कर लीजिए, ठीक है। आप लोग सफलता हासिल कर लीजिए। चलिए अब देखिए पशु के प्रजनन को, ठीक है, जब पशु का प्रजनन कराया जाता है, पशुओं के प्रजनन को क्या कहा जाता है, पशुओं के प्रजनन को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे स्टॉक फॉर्मिंग कहा जाता है। स्टॉक फॉर्मिंग कहा जाता है किसको, तो पशुओं के प्रजनन को, ठीक है। पशुओं के प्रजनन को क्या कहा जाता है, तो पशुओं के प्रजनन को कहा जाता है क्या, तो आप कहेंगे स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। पशुओं के प्रजनन को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे पशुओं के प्रजनन को कहा जाता है स्टॉक फार्मिंग, ठीक है। स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है पशुओं के प्रजनन को। अब देखिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मेरा भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं आगे, हम लोग देखते हैं क्या कि पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है, ठीक। पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है, ये वाली बात हम लोग को जान लेनी चाहिए। पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात की जाती है। अब देखो पशुओं की उम्र 2 तरीके से ज्ञात की जाती है। पशुओं की उम्र एक होता है, ठीक, एक होता है सींग द्वारा और एक होता है दांत द्वारा। एक होता है सींग द्वारा, एक होता है दांत द्वारा। अब देखिए सींग द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है, तो सींग पर बने छल्ले, ठीक है, रिंग, सींग पर बने रिंग के द्वारा क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। सींग पर बने रिंग के द्वारा क्या किया जाता है, पशुओं की उम्र ज्ञात की जाती है। दांत द्वारा, देखिए दांत 2 होते हैं पशुओं में भी, एक होता है आपका अस्थाई और एक होता है आपका स्थाई। एक होता है आपका अस्थाई और एक होता है आपका स्थाई। देखिए जो अस्थाई होता है ये 15 माह तक होता है, ठीक। अस्थाई दांत जो होता है ये 15 माह तक होता है, ठीक। अब जानवरों में अलग अलग दांत होते हैं, जैसे गाय में 32 दांत होते हैं, कुत्ते में आपको बताया गया है, हाथी में आपको बताया गया है साइंस वाली क्लास में। मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आप साइंस वाली क्लास जाकर लीजिए मेरी, वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अस्थाई दांत जो होते हैं वो 15 माह तक होते हैं और स्थाई दांत जो होते हैं इसके बाद निकलना शुरू करते हैं। तो अभी इसको बताते हैं, पहले हम बता दें कि सींग द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो जब ये सींग निकलती है, सींग निकलने के
2 वर्ष बाद, सींग निकलने के 2 वर्ष बाद प्रतिवर्ष एक छल्ला बनता है। ठीक है, एक छल्ला बनता है, ये वाली बात आपको ध्यान देनी है। क्या? सींग निकलने के 2 वर्ष बाद प्रतिवर्ष एक छल्ला बनता है। जैसे ये गाय की, ऐसे ये मान लीजिए गाय की या बैल की या जिसकी भी, ये मान लीजिए ऐसे सींग होती है। ठीक, ऐसे नहीं, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये ऐसे सींग होती है। ये मान लीजिए गाय का आगे वाला भाग है। ठीक है, तो ये जो सींग होती है ना, जब गाय की सींग जब बढ़ने लगी, मतलब जानवर की जब सींग बढ़ने लगती है, तो क्या होता है, प्रत्येक साल ऐसे ऐसे करके ये यहाँ से ये जब बढ़ेगा तो यहाँ वाला चमड़ा जो है खिसक कर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ वाला चमड़ा खिसक कर यहाँ आएगा। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता रहता है, इस पे रिंग बनता रहता है। तो जानवर जितने साल का होता है उतने रिंग उसके सींग में बन जाते हैं। तो इससे ज्ञात कर लिया जाता है पशु की उम्र। ठीक है, इससे ज्ञात कर लिया जाता है पशु की उम्र। चलिए, ये वाली बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग दांत के बारे में पढ़ते हैं। तो जो दांत होते हैं, ठीक, जो स्थायी दांत होते हैं, प्रत्येक वर्ष इनमें दांत निकलता है। और इनमें जो दांत होते हैं ये भी 4 प्रकार के ही होते हैं। हम लोगों में भी होता है 4 प्रकार का। क्या क्या होता है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। लेकिन इनमें सभी दांतों के नाम को हम लोग कैनाइन से ही जानते हैं। हम लोग सबसे कैनाइन से ही जानते हैं। जब ये लोग थोड़ा बड़े होते हैं, ठीक है, जब ये लोग 15 माह के बाद कितने वर्ष के? 2 वर्ष के होते हैं, तो इनमें 2 दांत निकलते हैं। इनमें 2 दांत निकलते हैं, इनके 2 दांत हो जाते हैं। इसे कहते हैं केंद्रीय कृंतक। ठीक है, सेंट्रल कृंतक, सेंट्रल कैनाइन कहते हैं। ठीक है, 2 दांत निकलते हैं। फिर जब ये 3 वर्ष के होते हैं, तो इनका निकलता है मध्यवर्ती कृंतक। ठीक है, मध्यवर्ती कृंतक ये एक होता है। फिर ये 3 वर्ष पे होते हैं। ठीक है, 3 वर्ष पर। फिर ये 4 वर्ष के जब होते हैं, तो इनमें निकलता है पार्श्वी, देख लीजिएगा, पार्श्व कृंतक। ठीक है, पार्श्व कृंतक लिख लो, पार्श्व कृंतक। ये भी इनकी संख्या 1। जब ये 6 वर्ष के होते हैं, तो इनमें निकलता है लास्ट वाला जो दांत होता है, लास्ट कृंतक को क्या कहते हैं? तो लास्ट कृंतक को कहते हैं कोन कृंतक। ठीक है, क्या कहते हैं? कोन कृंतक। और कोन कृंतक की संख्या भी कितनी होती है? 2। इस प्रकार से निकलते रहते हैं निचले वाले जबड़े में। ठीक है, इस प्रकार से निकलते रहते हैं निचले वाले जबड़े में। इस प्रकार से इनकी आयु को ज्ञात कर लेते हैं, और दूसरा इस प्रकार से इनकी आयु को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो ये पढ़ रहे हैं हम लोग ना, ये पशुधन के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपके ग्रामीण विकास से ही रिलेटेड नहीं है। आप यूपी में भी पूछ लिया जाता है, यूपीएसआई में भी पूछ लिया जाता है, लोअर पीसीएस में भी पूछ लिया जाता है, पीसीएस में भी पूछ लिया जाता है, आपके एसएससी में भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि ये वाली नस्ल कौन से किस जानवर की है, ये वाली नस्ल किस जानवर की है। ये चीज़ें भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये ग्रामीण से रिलेटेड तो ज़रूर है, लेकिन और भी पेपरों में आता है। चलिए, इसे आप लोग नोट करिए, और तब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ गर्भ सारिणी के बारे में। गर्भ सारिणी, अब देखिए जो गर्भ सारिणी है, ठीक है, गर्भ सारिणी जो है मतलब क्या है कि कितने दिनों का
जानवरों में गर्भ धारण होता है, कितने दिन बाद वो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे गाय का है, जैसे गाय का, सभी जानवरों का नहीं लिखाने वाला हूँ सर, जैसे गाय का है तो 280 दिन, प्लस माइनस में हो सकता है आगे पीछे, 280 दिन गाय का कितना होता है, तो 280 दिन का होता है, ठीक है, 280 दिन का होता है गर्भाशय काल। फिर अगर गाय के बाद हम लोग किसकी देख लें, भैंस की देख लें, ठीक है, भैंस की देखें तो भैंस बफेलो की देखें तो 310 दिन होता है, कितना होता है, 310 दिन का होता है। भेड़ का देख लें तो 150 दिन होता है, भेड़ का देखें तो कितना होता है, 150 दिन होता है, प्लस माइनस लगा दे रहा हूँ, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये एग्जैक्ट पेपर में यही पूछा जाएगा, ठीक है। फिर एक चीज का और देख लो, बकरी का, ठीक, बकरी का देख लीजिए तो बकरी का होता है 151 दिन, 151 दिन। ये चीज़ें आपको याद करके रखनी है, ये चीज़ें आप लोगों को याद करके रखनी है कि गाय का जो गर्भाशय काल होता है वो कितना होता है, 280 दिन, यानी कि गाय जो है 280 दिन पे क्या देती है, बच्चे को जन्म देती है। भैंस 310 दिन पे, भेड़ 150 दिन पे, बकरी 151 दिन पे, ठीक। तो इतनी चीज़ों को हम लोगों को जान के रखनी है, इतनी चीज़ों को हम लोगों को जान के रखनी है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग भैंस की नस्लों के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग भैंस के नस्लों के बारे में पढ़ते हैं, ओके। चलिए, भैंस के नस्लों के बारे में पढ़ते हैं। एक टॉपिक हमारा और भी कंप्लीट हुआ, अब तो हम भैंस के नस्लों के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए, भैंस के जो मानक तौर पे हैं दो, एक भारतीय भैंस, एक विदेशी भैंस। देखिए, जो भारतीय भैंस को कहा जाता है जल भैंस कहा जाता है, और विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है, ठीक है। भैंस बफेलो जिसे कहते हैं। अब जो कुछ हिंदी में अंग्रेजी में नहीं लिख रहा हूँ तो इससे क्यों लिखूँ, भारतीय भैंस, और एक है आपका विदेशी भैंस, ठीक। अब देखिए, जो भारतीय भैंस है इसे कहते हैं जल भैंस, भारतीय भैंस को क्या कहते हैं, जल भैंस, और विदेशी भैंस को क्या कहते हैं, दलदली भैंस। विदेशी भैंस को क्या कहते हैं, तो विदेशी भैंस को कहते हैं दलदली भैंस। विदेशी भैंस को क्या कहते हैं, तो दलदली भैंस कहते हैं। अब देखिए, इनकी जो जीन है, ठीक है, भारतीय भैंस की जीन्स क्या है और विदेशी भैंस की जीन्स क्या है। भारतीय भैंस की जीन्स क्या है और विदेशी भैंस की जीन्स क्या है। तो भारतीय भैंस की जो जीन्स है वो क्या है, बुवेलस, क्या है, बुवेलस, और जो विदेशी है उसका है सिंसेरस, ठीक। ये विदेशी भैंस के जीन्स का नाम है और ये भारतीय भैंस के जीन्स का नाम है, ये बात आप जान लीजिए। अब देखिए, नस्ल जान लेते हैं, क्योंकि हमें भारतीय जानना है, विदेशी जानना नहीं। नस्ल की बात कर लेते हैं। तो प्रमाणिक तौर पे भारतीय भैंस की अगर प्रमाणिक तौर पर देखें तो 7 नस्लों को मान्यता प्राप्त है। कितने नस्लों को, 7 नस्लों को मान्यता प्राप्त है, 7 नस्लों को मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सी, सबसे पहली जो है, सबसे ज़्यादा जो भैंस दूध देती है उसका नाम है मुर्रा। आप लोगों को भी पता है ये किस क्षेत्र में होती है, तो हरियाणा, ठीक है, हरियाणा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मुर्रा के बाद है आपका भदावरी, ठीक है, भदावरी। भदावरी जो भैंस है ये आपके यूपी में पाई जाती है। भदावरी भैंस जो है वो आपके यूपी में पाई जाती है। फिर तराई, अगर हम लोग तराई की बात करें तो ये पहाड़ी क्षेत्रों पर पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। तराई के बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगर और भी, तो
जाफराबादी, मेहसाना और सूरती। ठीक है, जाफराबादी, मेहसाना और जाफराबादी, मेहसाना और सूरती, ये तीनों के तीनों सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं सबसे अधिक गुजरात में। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गुजरात में। ये तीनों के तीनों कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। और एक है हमारी नागपुरी। ठीक है, नागपुरी, जो ये नागपुरी है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, नागपुरी। तो इतनी भैंसों की नस्लों को आपको याद रखना है, इतने भैंसों की नस्लों को याद रखना है। मुर्रा हरियाणा, भदावरी यूपी, तराई पहाड़ी क्षेत्र, जाफराबादी, मेहसाना, सूरती गुजरात और नागपुरी कहाँ पे? नागपुरी महाराष्ट्र। अब देखो सबसे अधिक दूध जो देती है वो कौन सी है? मुर्रा। सबसे अधिक जो दूध देती है, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस का नाम मुर्रा। ठीक है, और कौन सी भैंस के दूध में, कौन से नस्ल की भैंस के दूध में सबसे अधिक वसा पाया जाता है? 12 से 14% वसा पाया जाता है। तो कौन सी? तो जिसके सामने मैंने लिख दिया वो कौन सी भैंस है? तो भदावरी। ठीक है, कौन सी भैंस है? भदावरी। एक बार फिर से देख लीजिए, जो भारतीय भैंस है इसे जल भैंस कहा जाता है। ठीक है, बुबेलस। और इसे कहा जाता है ये क्या है? विदेशी भैंस। विदेशी भैंस को कहा जाता है दलदली भैंस। इसके जीन्स का नाम क्या है? सिनसेरस। ठीक है, और भारत की कुल मान्यता प्राप्त नस्लों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन सी है? मुर्रा, भदावरी, तराई, जाफराबादी, मेहसाना, सूरती और नागपुरी। ठीक है, ये सभी के सभी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये सभी भैंस की नस्लें हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। जल्दी से आप इसे नोट करिए, हम लोग आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने और बताया कि सबसे अधिक दूध कौन देती है? तो मुर्रा। और भदावरी क्या है? इसके दूध में सबसे अधिक वसा पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा, भारत की 7 नस्लों को मान्यता प्राप्त है। तो किसके द्वारा प्राप्त है? तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र के द्वारा। अब देखिए जो केंद्र है ये कहाँ है? हिसार में है, हिसार। ठीक है, हिसार कहाँ? हरियाणा। हिसार कहाँ? हरियाणा। कब इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1 फरवरी 1985 को। ठीक है, 1 फरवरी 1985 को इसकी स्थापना की गई। अब देखिए इसकी स्थापना की गई तो इस अनुसंधान केंद्र ने 2015 में एक भैंस क्लोन, ठीक है, एक भैंस क्लोन का विकास किया, एक भैंस क्लोन का विकास किया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था हिसार गौरव। जिसका नाम क्या था? एक क्लोन बनाया जिसका नाम था हिसार गौरव। ठीक है, हिसार गौरव। कब आया? तो ये हम कहेंगे 11 सितंबर 2015 को भारतीय केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र के द्वारा एक क्लोन बनाया गया। उस क्लोन का नाम क्या था? तो उस क्लोन का नाम था क्या? हिसार गौरव। ये कौन है? ये कैसा है? तो ये मेल है। ठीक है, ये मेल है। ठीक, जिसे पाणे बोल सकते हैं। ये क्या है? मेल है। इसके पहले भारत के ही द्वारा सबसे पहला भैंस क्लोन बनाया गया। ठीक है, भारत के ही द्वारा सबसे पहला भैंस क्लोन बनाया गया। उस कंपनी का नाम भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग और आगे बता सकें। ये वाली पॉइंट आप लोग नोट करके रख लीजिए, ठीक, ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जा सकता है, किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। अब देखो, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र के द्वारा एक
एक जो है रिसर्च सेंटर डेवलप किया गया जिसका नाम है ICAR, ठीक है, ICAR रिसर्च सेंटर का डेवलप किया गया, जो कहाँ पे है, जो दिल्ली में है। अब चलिए आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि इसका फुल फॉर्म, ठीक है, इंडियन आगे लास्ट में रिसर्च, इंडियन आगे लास्ट में क्या है, रिसर्च। इसका फुल फॉर्म आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर पता होगा तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, तो इसके द्वारा क्या कराया जाता है, तो इसके द्वारा कराया जाता है एनिमल हस्बेंड्री। अब देखिए एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि जब दो अलग अलग प्रजातियों के जीन्स को मिलाकर एक नई प्रजाति को विकसित किया जाता है, तो इसी को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इसी को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जब दो अलग अलग प्रजातियों के जीन्स को उठा के एक नई प्रजाति का जीन्स बना दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। देखिए जीन्स का मतलब वो नहीं जो आप लोग पहन के घूमते हैं, ठीक है, आप लोग समझदार हैं, हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी ने 2009 में विश्व का पहला क्लोन बनाया, ठीक है, विश्व का पहला भैंस क्लोन तैयार किया, ठीक है, तैयार किया, लेकिन कैसा रहा, असफल रहा। बच्चे ने जन्म तो ले लिया, ठीक है, बच्चे ने तो जन्म ले लिया, मेल था, बच्चे ने जन्म ले लिया, लेकिन हुआ क्या, उसे निमोनिया जैसी बीमारी हो गई। वो यहाँ के इन्वायरमेंट को, यहाँ के वातावरण में रह नहीं पाया और क्या हो गया, ये चल बसा, ठीक है। तो ये अनसक्सेस रहा, लेकिन विश्व में पहला स्थान भैंस क्लोन लाने वाला भारत है, ठीक है, भैंस क्लोन को लाने वाला कौन है, भारत। विश्व का पहला भैंस क्लोन किसने तैयार किया, तो आपका आंसर हो जाएगा अपने प्यारे भारत ने तैयार किया। कब किया, तो 2019 में। क्या ये सफल रहा, तो आप कहेंगे सर ये सफल नहीं रहा, या ये सफल नहीं रहा, लेकिन ये लोग माने नहीं। ये 2009 स्टार्टिंग में किए, फिर इन्होंने पहुंचे जून में, ठीक है, जून 2009 में पहुंचे। जब जून 2009 में पहुंचे ये लोग, तो इन्होंने फिर से एक क्लोनिंग करवाई, ठीक है, फिर से इन्होंने एक क्लोनिंग करवाई, एक क्लोन तैयार किया। अब की बार जो क्लोन तैयार किया वो कौन था, फीमेल, ठीक है, क्या था, फीमेल। अब की जो क्लोन इन्होंने बनाया तो कैसा था, ये फीमेल क्लोन था, ठीक है, फीमेल क्लोन था। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था गरिमा, तो इन्होंने जून 2009 में जो क्लोन बनाया उसका नाम क्या था, गरिमा। तो ये पूछ ले कि गरिमा किसकी नस्ल है, तो आप क्या कहेंगे, गरिमा भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। अब देखिए फिर ये बैठे नहीं रहे, फिर इसी क्लोनिंग से यानी कि इसी गरिमा से 2013 में, ठीक है, इसी क्लोनिंग से 2013 में 25 जनवरी 2013 में इन्होंने एक और क्लोन बनाया, क्लोन का क्लोन बनाया, ठीक है, क्लोन का क्लोन बनाया, और ये भी फीमेल थी। इसका नाम था महिमा, ठीक है, इसका नाम क्या था, महिमा। तो महिमा और गरिमा और हिसार गौरव, ये सभी के सभी किसकी नस्लें हैं, तो ये सभी की सभी भैंस की नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं, भैंस की नस्लें हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोन से क्लोन तैयार करने वाला देश कौन सा है, तो क्लोन से क्लोन तैयार करने वाला देश जो है हमारा भारत है, ठीक है, हमारा भारत है। किस विधि से किया गया, तो हैंड गाइडेड विधि से किया गया, ठीक है, हैंड गाइडेड क्लोनिंग से किया गया। इसे अब तो कई प्रकार के आधुनिक हैं, ठीक है, कई प्रकार से किया जाता है, तो ये इस प्रकार से है।
तो ये क्लोन बना, ये आप लोगों को बात समझना है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान जो कि हिसार हरियाणा में है, जो कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 फरवरी 1985 को हुई। इसी के द्वारा बनाया गया एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका नाम था ICAR दिल्ली में। इसने 2009 में विश्व का सबसे पहला क्लोन तैयार किया, लेकिन ये असफल रह गया। ठीक है, बच्चे ने जन्म तो ले लिया लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर बाद में इन्होंने आधे ही वर्ष में यानी कि जून 2009 में इन्होंने एक और क्लोन बनाया जो कि अब की बार फीमेल क्लोन थी, जिसका नाम रखा गया गरिमा। और फिर क्लोन से ही क्लोन बना दिया इन्होंने 25 जनवरी 2013 में। क्या नाम निकाला, उसका नाम रखा क्या गया, महिमा। उसका नाम क्या रखा गया, महिमा। ठीक है, और 2015 में ही केंद्रीय भैंस अनुसंधान के द्वारा एक क्लोन बनाया गया जिसका नाम था हिसार गौरव। ठीक है, इसी इंस्टीट्यूट के नाम पर ही रख दिया गया, इसका नाम क्या रखा गया, हिसार गौरव। अब बात आप लोगों को यहाँ तक की समझ में आ चुकी होगी। अगर बात आप लोगों को यहाँ तक की समझ में आ चुकी होगी तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए आप लोग ज्ञानदायिनी के साथ, और भी अच्छी चीज़ों को लेते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सभी को हंसाते रहिए और अपने आप को कोरोना से बचा के रखिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। गुड नाइट।